हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम आर्टिकल डील करेंगे वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 को आप इस नाम से भी मतलब पढ़ सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यानी कि जो आर्टिकल 22 है ये किसी एक्यूज्ड या किसी व्यक्ति को उसके अरेस्ट और डिटेंशन के दौरान कुछ राइट्स या प्रोटेक्शन कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है या प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 22 के अंदर जो राइट्स या प्रोटेक्शंस गिवन हैं उनको डिटेल में कवर करने से पहले हम थोड़ा आर्टिकल 20, 21 और 22 के बीच का रिलेशन समझ लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 21 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। इन केस अगर किसी व्यक्ति की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी छीनी जाएगी तो वो सिर्फ लॉ के प्रोसीजर्स को फॉलो करके की जाएगी। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जो भी एक्यूज्ड होता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे किसी ऑफेंस करने का एलिगेशन या चार्जेस लगे हैं, ठीक है, तो वो उस एक्यूज्ड के भी अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उस एक्यूज्ड के भी अपने कुछ राइट्स हैं। और उस एक्यूज के लिए जो फंडामेंटल राइट्स या राइट्स गिवन है वो आर्टिकल 20 और 22 में गिवन है। ठीक है, आर्टिकल 20 और 22 उस एक्यूज्ड के पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। और आर्टिकल 20 और 22 उस एक्यूज के पर्सनल लिबर्टी को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? अगर आपको ये समझना है तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप किसी भी लीगल सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बहुत फेमस लाइन होती है कि एवरी एक्यूज्ड इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक से किसी का क्राइम साबित नहीं होता है वो इनोसेंट है, वो निर्दोष है। तो जब तक से किसी एक्यूज के ऊपर कोर्ट ट्रायल या कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हैं, वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, तब तक उसकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस एक्यूज़ की पर्सनल लिबर्टी को आर्टिकल 20 और 22 प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री कन्विक्शन। यानी आर्टिकल 20 ये इंश्योर करता है कि उस एक्यूज़ के साथ आर्बिट्ररी कन्विक्शन ना हो। यानी जो एक्यूज्ड है उसको प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, प्रॉपर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फॉलो हों जो सीआरपीसी में या कोर्ट मैनुअल्स में होती हैं। और सारे विटनेस, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सारे विटनेस एविडेंस प्रेजेंट करे कोर्ट में। और जो एक्यूज़ है उसका अपना डिफेंस लॉयर होगा जो क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, उसका डिफेंस लॉयर अपने विटनेस एविडेंस प्रेजेंट करेगा। और इन सारे प्रोसीडिंग्स या इन सारे प्रोसीजर के बाद अगर वो एक्यूज्ड इनोसेंट प्रूव होता है तो ही शुड बी एक्विटेड विद रिस्पेक्ट। अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो फिर कन्विक्शन होगा और उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो छीनी जाएगी, बिकॉज उसको जेल में भेजा जाएगा। और अगर उसके ऊपर सीरियस क्राइम या मर्डर चार्जेस हैं तो ही में लूज हिज लाइफ। ठीक है, तो कन्विक्शन में उसे डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है। तो ये सारे मतलब कि कोई जो एक्यूज्ड है उसका जो पर्सनल लिबर्टी या जो लाइफ है वो कोर्ट के प्रॉपर प्रोसीडिंग्स फॉलो होने के बाद ही छीनी जाएगी। तो ये जो प्रोटेक्शन है एक्यूज को वो आर्टिकल 20 में गिवन है। और आर्टिकल 20 में एक जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो एक्यूज्ड है किसी क्राइम या ऑफेंस के लिए, उस एक्यूज्ड को उसके ही खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता। और ये जो प्रिंसिपल है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ठीक है, यानी हर एक्यूज्ड खुद को अपराधी होने से बचा सकता है। और ये प्रिंसिपल उसे 2 अधिकार देती हैं। पहला, राइट टू रिमेन साइलेंट, दूसरा, ही विल स्पीक वॉट एवर विल प्रोटेक्ट हिम। साथ ही साथ
बाकी भी जो प्रोटेक्शंस थी मैंने आर्टिकल 20 में आपको बता रखा है। अब आर्टिकल 22 को समझते हैं। आर्टिकल 22 जो है वो किसी भी एक्यूज़ को आर्बिट्ररी अरेस्ट से प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर किसी को अरेस्ट किया गया है या किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, ठीक है, तो वो आर्बिट्ररी ना हो, उसके भी अपने कुछ अधिकार हैं और उन्हीं अधिकारों को या उन्हीं प्रोटेक्शंस के बारे में आर्टिकल 22 में बात की गई है। आर्टिकल 22 में दो तरह के अरेस्ट या डिटेंशन की बात हुई है। पहला है प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 है, ये प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करता है, ठीक है। या प्यूनिटिव डिटेंशन के दरमियान जो राइट्स हैं, ओके, एक्यूज़ के, वो क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 में हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्लॉज 4 to 7 है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन में फ़र्क क्या होता है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है जिसने क्राइम कमिट कर दिया है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने लॉ ब्रेक कर दिया है या उसने कोई ऑफेंस कर दिया है या क्राइम कमिट कर दिया है, उसके बाद अगर उसे अरेस्ट किया जाए तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन या अरेस्ट कहलाता है। और प्यूनिटिव डिटेंशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि उस एक्यूज़ को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, उसके ऊपर कोर्ट ट्रायल होगी और अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो उसके ऑफेंस के लिए इंडियन पीनल कोड में जो पनिशमेंट लिखी है वो उसे दी जाएगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है क्राइम, ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मेज़र है। यानी स्टेट या स्टेट के किसी कंपोनेंट को ये सस्पिशन है या एप्रीहेंशन है कि कोई व्यक्ति क्राइम कमिट कर सकता है, ठीक है। तो एप्रीहेंशन या सस्पिशन के आधार पे हम किसी व्यक्ति को डिटेन कर लेते हैं ताकि वो क्राइम कमिट ना कर सके, ओके। तो क्राइम कमिट होने से पहले किसी व्यक्ति को डिटेन कर लेना प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। अब इन दोनों ही जो एक्यूज्ड हैं, ठीक है, ये दोनों ही जो व्यक्ति हैं, इन दोनों के पास कुछ राइट्स हैं, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन में जो राइट्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करता है कि उसका वो अरेस्ट आर्बिट्रेरी ना हो, और अगर किसी व्यक्ति को स्टेट डिटेन करती है तो उसका डिटेंशन आर्बिट्रेरी ना हो, उसके लिए क्लॉज 4 to क्लॉज 7 है। अब आर्टिकल 22 के हम क्लॉज 1 की बात करते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल ही बी डिनाइड the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। क्लॉज 1 अरेस्टेड व्यक्ति को दो अधिकार देता है। पहला अधिकार देता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, अरेस्ट करने के समय उसे उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी है, या जितना जल्द से जल्द हो सके अरेस्टेड व्यक्ति को उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी है। और दूसरा, जो भी व्यक्ति अरेस्टेड है उसको ये अधिकार है कि वो अपने चॉइस के अनुसार, यानी अपने मनपसंद से अपना एक लीगल प्रैक्टिशनर चुने जिससे वो अपना केस कंसल्ट करेगा और जो उसे कोर्ट में डिफेंड करेगा। तो हर व्यक्ति जो अरेस्ट होगा उसके पास ये दो अधिकार हैं। पहला कि उसे उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पता होना चाहिए, और दूसरा उसे अपने चॉइस के हिसाब से लॉयर या लीगल प्रैक्टिशनर का हक है जिससे वो अपना केस कंसल्ट करेगा और जो उसे कोर्ट में डिफेंड करेगा। अब जो क्लॉज 2 है वो क्या प्रोटेक्शन या राइट प्रोवाइड करता है, देखिए। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी, यानी हर व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया गया है और कस्टडी में रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है, शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 hours ऑफ सच अरेस्ट। यानी अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके या डिटेन करके रखा है पुलिस कस्टडी में, तो उसे 24 घंटे के अंदर उस एरिया के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी।
एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। इस 24 घंटे में वो टाइम नहीं जुड़ता है जो पुलिस अपने पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट ऑफिस या कोर्ट तक जाने में जो समय लगता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसे कोर्ट तक ले जाने में या पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक ले जाने में जो टाइम लगता है वो उस 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं होता है। आखिरी बात इसमें यह है कि नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड दिस सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ ए मजिस्ट्रेट। सेड पीरियड का मतलब है 24 आवर। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में अरेस्ट करके या डिटेन करके नहीं रख सकती विदाउट द अथॉरिटी या विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी बिना जज साहब के परमिशन के 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस किसी को कस्टडी में नहीं रख सकती। और अगर इन केस बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस 24 घंटे के अंदर पुलिस एक्यूज को प्रेजेंट नहीं कर पाई इन कोर्ट या इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट, तो पुलिस को उस एक्यूज़ को छोड़ना पड़ेगा। आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी को डिटेन करके अरेस्ट नहीं रख सकते, ओके, विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा उस व्यक्ति को रखा जाएगा तो ये आर्बिट्री डिटेंशन या अरेस्ट कहलाएगा। ठीक है। क्लॉज 3 कहता है नथिंग इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 शैल अप्लाई। यानी क्लॉज 3 कहता है कि क्लॉज 1 क्लॉज 2 की बातें अप्लाई, मतलब क्लॉज 3 ये कहता है क्लॉज 1 क्लॉज 2 की कोई भी बात अप्लाई नहीं होंगी। किन पे? सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी पे। तो क्लॉज 3 का सब क्लॉज ये कहता है टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज़ एन एनिमी एलियन। यानी कि क्लॉज 1 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो एनिमी एलियन होगा। अब एनिमी एलियन का मतलब ये है, अगर मान लीजिए इंडिया अपनी किसी नेबरिंग स्टेट के साथ, ठीक है, अपने किसी नेबर के साथ अगर वॉर में इंगेज है या इंडिया किसी भी कंट्री के साथ वॉर में इंगेज है, तो जो हमारा एनिमी है, हमारे एनिमी का अगर कोई रेजिडेंट या सिटीजन हमारे इंडिया में स्पाइंग करते हुए या कोई ऐसा एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है जो वो अपने कंट्री को, यानी हमारे एनिमी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए वो एक्टिविटी कर रहा था, तो एनिमी कंट्री का कोई स्पाइंग ऑफिसर जो कोई स्पाई हो या फिर उसके लिए किसी भी तरह का इंटेलिजेंस या कोई भी एक्टिविटी इंडिया में करते हुए पकड़ा गया, ओके, जो कि वो व्यक्ति अपने देश के इंटरेस्ट में कर रहा था, उसे अगर अरेस्ट किया जाएगा तो वो एनिमी एलियन कहलाएगा। ठीक है। और कंडीशन ये है कि उस दरमियान हमारी गवर्नमेंट उस देश के गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो या हमारा जो स्टेट, हमारा कंट्री जो है उस कंट्री के साथ वॉर में इंगेज होना चाहिए, तो वो व्यक्ति एनिमी एलियन कहलाएगा। और ऐसे व्यक्ति को क्लॉज 1 क्लॉज 2 की कोई भी प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, यही एक्सेप्शन है। यानी एनिमी एलियन के अलावा देश में, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट होगा किसी भी क्राइम या किसी ऑफेंस के लिए, उसके पास क्लॉज 1 क्लॉज 2 की सारी प्रोटेक्शन है। क्लॉज 3 का सब क्लॉज भी कहता है टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के किसी लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है तो उसे क्लॉज 1 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अब देखिए, इंडिया में इंडिपेंडेंस से अब तक बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो हैं वो पार्लियामेंट ने लाया, ओके, और उनमें से बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो थे वो रिपील भी हो गए और उनमें से कुछ अभी ऑपरेशनल भी हैं। मैं पहले उन लॉज के बारे में थोड़ा पढ़ देता हूँ। देखिए, इंडिया में 1950 में लाया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और ये रिपील हो गया 1969 में। और इंडिया में हमारे 1958 में एक लॉ लाया गया था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और ये अभी तक अप्लीकेबल है, मतलब अभी तक ये एग्जिस्टेंस में है। पीडीए के रिपील होने के बाद, ओके, पीडीए से पहले ही 1967 में लाया गया था यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, और ये एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जिसे पार्लियामेंट ने बनाया है
और ये 1967 में बना था और ये अब तक देश में मतलब एग्जिस्टेंस में है। 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लाया था मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये मिसा जो थी, ये मिसा एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था जो 1977 में रिपील कर दिया गया। फिर 1980 में लाया गया था एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और एनएसए अभी तक, ये भी एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है। 1985 में लाया गया था टाडा, ओके, और इसे रिपील कर दिया गया 1995 में। ये टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज था। और फिर उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ थी वो थी पोटा, जिसे 2001 में लाया गया था, लेकिन ये बहुत आर्बिट्रेरी लॉ था, इसे बहुत एक्सेस पावर मिलती थी, इसलिए इसको 2004 में रिपील कर दिया गया। तो आज की डेट में अगर इंडिया में आप देखेंगे तो 3 तरह की प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो हैं वो एग्जिस्टेंस में हैं। पहला तो आपका है अप्सपा, जो आर्म फोर्सेस को गिवन है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। दूसरा है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, अभी भी ये एग्जिस्टेंस में है। और तीसरा है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ओके। तो ये 3 प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैं जो अभी तक एग्जिस्टेंस में हैं। तो क्लॉज 3 का सब क्लॉज भी ये कहता है कि अगर भारत में किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट किया गया है तो उसके ऊपर क्लॉज 1 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन अप्लाइड नहीं होगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 की। अब देखिए, प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई नॉर्मल लॉ ब्रेक किया है इंडिया में, कोई ऑर्डिनरी लॉ ब्रेक किया है यानी क्राइम किया है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसको क्लॉज 1 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन गिवन थी। क्लॉज 1 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन किसी एनिमी एलियन को नहीं गिवन है। और सब क्लॉज भी ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है तो उसे क्लॉज 1 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन गिवन नहीं है। और अब क्लॉज 4 से क्लॉज 7 तक जो भी बातें हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ या प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शंस गिवन है, ठीक है। तो क्लॉज 4 क्या कहता है? नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months अनलेस, ठीक है। क्लॉज 4 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति जिसको किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत डिटेन या अरेस्ट किया गया है उसे 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए डिटेन या अरेस्ट में नहीं रखा जा सकता अनलेस, क्लॉज 1 क्लॉज बी। अब सॉरी, सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी। अब आर्टिकल 22 का आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 का सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी मैं पढ़ूं उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 को समझ लें, बिकॉज सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी में क्लॉज 7 की बात हुई है। तो पहले हम आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 को देख लेते हैं। आर्टिकल 22 का क्लॉज 7 क्या कहता है? पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब, यानी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाकर प्रिस्क्राइब कर सकती है, यानी पार्लियामेंट कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाकर प्रिस्क्राइब यानी ये बातें निर्धारित कर सकती हैं। क्या? सब क्लॉज ए, बी एंड सी। सब क्लॉज ए कहता है दिस सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द क्लास और क्लॉसेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provision of sub clause A of clause 4। देखिए, मैं क्लॉज 4 पे जाऊंगा। क्लॉज 4 में जो सब क्लॉज ए था वो ये कहता था, पहले तो क्लॉज 4 ये कहता था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत डिटेन किया गया है तो उसका डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता अनटिल और अनलेस। अब सब क्लॉज ए क्लॉज 4 का ये कहता था कि एक एडवाइजरी बोर्ड
जिसमें कि जो मेंबर हैं वो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, या फिर 2 जजेस मस्ट हैव अ कॉम्पिटेंस इक्वल टू बीइंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी उस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जज हों या ऐसे जज जो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन या कॉम्पिटेंस रखते हों। तो ऐसा एडवाइजरी बोर्ड अगर उस प्रिवेंटिव डिटेन जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उस व्यक्ति को जिस केस के तहत डिटेन किया गया है, अगर उसके केस की इंक्वायरी और स्टडी होती है और उस एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ठीक है और पब्लिक इंटरेस्ट में इस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए डिटेन करना ज़रूरी है या ठीक होगा, तो एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन से उस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए डिटेन की जा सकती है। लेकिन अब बात करते हैं क्लॉज 7 के। क्लॉज 7 का सब क्लॉज ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो कोई ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकती है जिसमें वो किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकती है विदाउट द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड, यानी बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन को लिए। ठीक है, जो क्लॉज 4 के सब क्लॉज ए में बात की गई है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट कोई ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकती है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है जो क्लॉज 4 ए के लिए गिवन थी। ठीक है, लेकिन अब क्लॉज 7 का सब क्लॉज बी देखिए क्या कहता है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे इन एनी क्लास और क्लास ऑफ केसेस बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये कहता है अगर किसी व्यक्ति को किसी केस या क्लास ऑफ केसेस के तहत अगर डिटेन किया गया है किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में, तो उसमें उस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन स्पेसिफाइड होना चाहिए। यानी पार्लियामेंट ये तय कर सकती है कि पर्टिकुलर केस या क्लास ऑफ केसेस में अगर किसी को मतलब कुछ केसेस के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है अंडर अ लॉ, तो उस लॉ के अंदर डिटेंशन का कितना मैक्सिमम पीरियड होगा ये पार्लियामेंट बना सकती है। सब क्लॉज सी कहता है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4। अब मैंने कहा था कि क्लॉज 4 ये कहता है कि किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन नहीं की जा सकती विदाउट द परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें कि हाई कोर्ट के जजेस होंगे या उनके इक्वलेंट कॉम्पिटेंस रखने वाले जज होंगे। तो वो जो एडवाइजरी बोर्ड है उसकी इंक्वायरी, उसके उस केस को सुनने का, उसकी मतलब वो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो व्यक्ति है उसके केस को हियर करने का या इंक्वायरी करने की जो प्रोसीजर्स हैं वो पार्लियामेंट बना सकती है किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए। ये पावर सब क्लॉज सी देता है। तो आप समझ गए, मैं क्लॉज 7 को रिपीट करता हूँ। क्लॉज 7 में 3 सब क्लॉज हैं। सब क्लॉज ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो कोई ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकती है जिसमें किसी व्यक्ति को वो डिटेंशन में 3 महीने से अधिक समय के लिए रख सकती है विदाउट द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, जो प्रोटेक्शन गिवन थी क्लॉज 4 के ए में। सब क्लॉज बी कहता है कि ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए पार्लियामेंट मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड तय कर सकती है कि मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड 6 महीने होगा कि 9 महीने होगा कि 12 महीने होगा। ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड है उस लॉ के लिए पार्लियामेंट बना सकती है थ्रू सब क्लॉज बी। सब क्लॉज सी कहता है कि जो क्लॉज 4 के सब क्लॉज ए में एडवाइजरी बोर्ड है वो जो प्रोसीजर्स ऑफ इंक्वायरी या हियरिंग उस डिटेन्यू की करेगी, वो डिटेन्यू उस व्यक्ति को बोलते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। तो जो एडवाइजरी बोर्ड इंक्वायरी की या हियरिंग की प्रोसीजर फॉलो करेगी क्लॉज 4 ए के अंदर, उसे बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। तो क्लॉज 7 हो गया। अब वापस आते हैं क्लॉज 4 पे। तो क्लॉज 4 ने जो प्रोटेक्शन दी थी किसी डिटेन्यू को अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन वो ये थी कि अगर उसे 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेंशन में रखना है तो उस 3 महीने के एक्सपायरी होने से पहले, ख़त्म होने से पहले, किसी एडवाइजरी बोर्ड जिसमें
अब मैं सब क्लॉज ए को पढ़ देता हूँ। एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यानी एडवाइजरी बोर्ड में या तो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए या तो वो क्वालिफाइड हों, ताकि वो इतने क्वालिफाइड हों कि उन्हें हाई कोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट की जा सके। हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सेड पीरियड, रिपोर्ट बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ सेड पीरियड का मतलब है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, ओके, दैट इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिटेंशन, यानी एक एडवाइजरी बोर्ड जिसमें हाई कोर्ट के जज होंगे या उनके इक्वलेंट क्वालिफिकेशन या इक्वलेंट कॉम्पिटेंस रखने वाले जजेस उस 3 महीना के एक्सपायर होने से पहले अगर उस केस को हियर करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं और अगर उनके ओपिनियन में सफिशिएंट कॉज लगता है कि इस डिटेंशन को 3 महीने के आगे बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हैं। प्रोवाइडेड, ओके, provided that nothing in this sub-clause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by the law by parliament under sub-clause B of clause 7। अब इस क्लॉज 4 के सब क्लॉज ए में भी कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन लगाई गई है? मैंने आपको बताया था ना कि पार्लियामेंट कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकती है और उसका सब क्लॉज भी ये कहता है क्लॉज 7 का कि उस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड भी पार्लियामेंट तय करेगी। तो अब सब क्लॉज 4 का सब क्लॉज ये कहता है कि एडवाइजरी बोर्ड, अगर एडवाइजरी बोर्ड के कॉन्शियंस को सफिशिएंट कॉज लगता है तो 3 महीने से अधिक वो डिटेंशन को बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये डिटेंशन मैक्सिमम पीरियड से ज़्यादा तक नहीं की जा सकती। यानी कि जिस लॉ के तहत, जिस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उस व्यक्ति का डिटेंशन उस लॉ में गिवन मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन के आगे नहीं खींचा जा सकता। यानी अगर उस लॉ में 6 महीने का मैक्सिमम डिटेंशन है तो जैसे ही 6 मंथ, मान लीजिए 3 मंथ एक्सपायर होने से पहले स्टेट उस हाई कोर्ट जजेस के एडवाइजरी बोर्ड को अप्रोच किया और कोर्ट ने इंक्वायरी करके बोला ठीक है अब 3 महीने 3 महीने एक्सपायर होने से पहले उस व्यक्ति का डिटेंशन बढ़ा दिया गया। तो अब अगर उस व्यक्ति का डिटेंशन बढ़ गया तो जैसे ही 6 महीना कंप्लीट होगा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ख़त्म हो जाना चाहिए, बिकॉज उस लॉ के अंदर जो मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेंशन प्रिस्क्राइब्ड थी, जो पार्लियामेंट ने बनाया था, वो सिर्फ 6 मंथ था। तो यही सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 4 कहता है। अब बात कर लेते हैं क्लॉज 5 को। क्लॉज 5 कहता है व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as possible communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall give him या afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। तो जो क्लॉज 5 है ये उस डिटेन्यू को ये अधिकार देती है, मतलब जिस भी अथॉरिटी ने उसको, मतलब स्टेट के जिस भी कंपोनेंट ने या स्टेट के जिस भी अथॉरिटी ने उस व्यक्ति को किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत डिटेन किया गया है, उस अथॉरिटी को डिटेंशन करने के बाद, मतलब जितना जल्द से जल्द हो सके, उस अथॉरिटी को उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि उसे किस ग्राउंड्स पे प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब इस कानून के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। तो ग्राउंड्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन बताना पड़ेगा और साथ ही साथ दूसरा एस्पेक्ट उस व्यक्ति को जितना जल्द से जल्द हो सके ये अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन कर सके। यानी जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है उसे, जिस भी अथॉरिटी ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है, उस अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। साथ ही साथ वो अथॉरिटी उस व्यक्ति को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी अपॉर्चुनिटी दे कि वो व्यक्ति अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन कर सके, यानी मतलब वो लीगल प्रोसीजर्स के तहत अपने डिटेंशन को चैलेंज कर सके और उस डिटेंशन से फ्री हो सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्लॉज। देखिए क्लॉज 4 मैंने डिस्कस किया, उसमें सब क्लॉज है, सब क्लॉज भी। क्लॉज 4 के सब क्लॉज ए का रिलेवेंस क्लॉज 7
के साथ था, तो मैंने क्लॉज 7 डिटेल में पढ़ा दिया। क्लॉज 5 मैंने भी बता दिया कि जो डिटेन्यू है उसको अपना ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन पता होना चाहिए, प्लस उसको भी जितना जल्दी हो सके लीगल रिप्रेजेंटेशन का चांस मिलना चाहिए। और क्लॉज 6 कहता है नथिंग इन क्लॉज 5, यानी क्लॉज 5 की कोई भी बात, ठीक है, सेल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर इज रेफर्ड टू इन दैट क्लॉज टू डिस्क्लोज द फैक्ट विच अथॉरिटी कंसिडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। इसका मतलब ये है कि क्लॉज 5 में मतलब क्लॉज 5 की कोई भी बात उस अथॉरिटी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है जिसने उस व्यक्ति को किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत डिटेन किया गया है, ठीक है। मतलब क्या नहीं अप्लाई होता उस अथॉरिटी पे? अगर अथॉरिटी को ये लगता है कि डिटेन्यू को अगर जो उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं या जो उसके डिटेंशन के इंफॉर्मेशन हैं, अगर ये बताने से पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा हो सकता है तो वो अथॉरिटी नहीं बताएगी। यानी कि जो किसी डिटेन्यू को या किसी पर्सन को डिटेंशन के दौरान जो क्लॉज 5 में प्रोटेक्शन गिवन थी, उस प्रोटेक्शन पे क्लॉज 6 एक तरह का पाबंदी लगा रहा है। क्लॉज 6 ये पाबंदी लगा रहा है कि जिस अथॉरिटी ने उस व्यक्ति को डिटेन किया, अगर उस अथॉरिटी को लगता है कि उसके डिटेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर उससे शेयर की जाए, उसको बताई जाए ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, तो इससे पब्लिक ऑर्डर वायलेट होगा या पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा होगा, तो वो अथॉरिटी उस डिटेन्यू को या व्यक्ति को ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताने से इनकार कर सकती है, ठीक है। और उसको जो बाकी सहूलियत मिली थी क्लॉज 5 में, वो सहूलियत भी अप्लीकेबल नहीं होंगी। अब क्लॉज 6 का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल अभी मेरे दिमाग को स्ट्राइक किया तो मैं आपको दे दे रहा हूँ। जो 2019 में आई थिंक ऑन 5 अगस्त आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट में रिमूव या एब्रोगेट कर दिया गया था। तो आर्टिकल 370 को रिमूव करने से पहले जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ के जो भी मिनिस्टर्स थे, जो भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन लोगों को हाउस अरेस्ट में, यानी आर्टिकल 370 को रिमूव करने से पहले ही जम्मू एंड कश्मीर के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट में रख लिया गया था। और उन्हें ये बताया नहीं गया कि उनको क्यों हाउस अरेस्ट में डाला जा रहा है। बिकॉज देखिए, उनको हाउस अरेस्ट में डाला गया था बिकॉज आर्टिकल 370 को जैसे ही हटाया गया, तो वैसे ही आर्टिकल 35A जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, वो स्पेशल स्टेटस भी चला गया। तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से आर्टिकल 35A भी चला गया। और ये सब ख़त्म होने से ये खतरा था कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोग पब्लिक में, मतलब पब्लिक को एक तरह से प्रवोक करेंगे और फिर वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो सकती थी, वायलेंस हो सकता था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया आर्टिकल 370 को हटाने से पहले, और उन लोगों को उनका ग्राउंड्स ऑफ हाउस अरेस्ट बताया नहीं, ओके। बिकॉज अगर अब यहाँ पे यहीं पे क्लॉज 6 अप्लाई होता है। क्लॉज 5 ये कह रहा था कि उस डिटेन्यू को अपना ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन पता होना चाहिए, लेकिन क्लॉज 6 ये कहता है अगर अथॉरिटी को लगता है कि जानकारी देने से पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा पहुँचेगी, तो क्लॉज 5 की कोई भी प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने क्लॉज 6 को यूटिलाइज किया, क्योंकि जिन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था उनको नहीं बताया गया कि उनको क्यों हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। बिकॉज अगर उनको ये बता दिया जाता कि हम आर्टिकल 370 को हटाने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को लीक करा देते हैं और फिर आर्टिकल 370 हटने से पहले हंगामा हो जाता जम्मू कश्मीर में। तो आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 6 है, ये यूटिलाइज़ किया गया था ड्यूरिंग बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हटाने से पहले आर्टिकल 22 का क्लॉज 6 यूज हुआ था फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो प्रोटेक्शन गिवन है, उस सहूलियत को जो छीनने का काम करता है क्लॉज 6, उसको यूज किया गया था। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल था जो मैंने आपको दे दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 22। मैंने हर एस्पेक्ट को टच किया। मैंने कहा था इसमें 7 क्लॉज हैं। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 जो हैं वो प्यूनिटिव डिटेंशन के केस को डील करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई
नॉर्मल लॉ ब्रेक कर दिया है तो वो उसके लिए एक्यूज्ड है। ओके, और उस एक्यूज्ड को जो प्रोटेक्शंस गिवन है क्लॉज 1 क्लॉज 2 में वो मैंने बताया। ये जो क्लॉज 1 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन है वो किसी एनिमी एलियन के लिए गिवन नहीं है। ओके, और एनिमी एलियन कौन होता है मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। या फिर अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट की जाती है तो भी उसे ये प्रोटेक्शन गिवन नहीं है। और फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं उनके रिगार्डिंग जो प्रोटेक्शन है क्लॉज 4 से 7 तक वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 4-7 को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। 5 मैंने बताया कि क्या सहूलियत मिलती है डिटेनियों को ड्यूरिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लॉज 6 ये कहता है कि अगर वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट या जो क्लॉज 5 की सहूलियत है वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकती है तो फिर स्टेट को अथॉरिटी है कि वो क्लॉज 5 की किसी भी चीज़ को मतलब फॉलो ना करें, यानी क्लॉज 5 जो है वो इक्लिप्स हो जाएगा उस केस में। ठीक है, और आज की डेट में मैंने बताया कि जैसे पीडीए जो था या जो मिसा था या टाडा पोटा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज थे जो आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है। आज के डेट में एग्जिस्टेंस में आपका यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, आपका एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और आर्म फोर्सेस को जो स्पेशल पावर दी गई है वो अप्सपा। तो ये 3 प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं जो करेंटली ऑपरेशन में हैं। और बाकी इनके अलावा भी कोफे पोसा है। ठीक है, और भी ये जो भी हैं पीडीए, टाडा, पोटा, कोफे पोसा, एनएसए, यूएपीए, ओके, अप्सपा, इन पे मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा और मे भी किसी लेक्चर के बाद मैं बनाऊं या मे बी कि जैसे ही फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ ख़त्म होगी एक बहुत डिटेल्ड लेक्चर मैं इस पे बनाऊंगा। ओके, अब मैं उनके सारे एस्पेक्ट कवर करूंगा और इन लॉज के तहत कुछ जो लैंडमार्क केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं उन सारे केसेस और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये सब कुछ मैं कवर करूंगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव फाइंड कि लेक्चर वर्थ इट था so please do like, share and subscribe. Thank you so much.